गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आप लोग का ब्रेक? छुट्टियां मतलब सही थी? चलो, आज से हम फिर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और एक अच्छी खबर के साथ में, ये मिस्टर रमेश कुमार जी हैं। 2022 में आप यहाँ आए थे शायद, है ना? हाँ, तो उसके बाद ये पढ़ाई करते रहे। एक्स सर्विस पर्सन है, और बहुत एक्स सर्विस पर्सनस यहाँ पर आते हैं। और एक्स सर्विस पर्सनस की एक बहुत विशेष बात होती है कि बहुत मेहनती और बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और रमेश कुमार जी भी बहुत डिसिप्लिन्ड विद्यार्थियों में से एक रहे हैं। और एक सर्विस पर्सनस का ऐसा नहीं है कि जॉब लगना बहुत इजी होता है, बहुत एक फाइट करनी पड़ती है इनको भी अपने फील्ड के अंदर, जो इनका कोटा होता है जहाँ तक। क्योंकि बहुत सारे आपके साथी हैं जो बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा, इनकी फाइट दोगुनी होती है, डबल होती है। डबल कैसे? कंपटीशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इनका अपने आप से भी बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता है, क्योंकि इनको स्टडी छोड़े हुए बहुत वर्ष हो चुके होते हैं। सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगी, और उसके बाद ये सर्विस की इन्होंने 16-17 साल शायद, 17 ईयर, 17 ईयर तक की इनकी सर्विस रही। पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, जिस तरह की इनकी जॉब होती है। तो उसके बाद वापस से पढ़ाई करना, रिदम में लेके आना अपने आप को। तो इन्होंने हाल ही में अचीवमेंट प्राप्त किया है। CISF अभी दिवाली के दिन ही आपके, हाँ, इनका अपॉइंटमेंट लेटर है, इनकी फाइनली जॉब लग गई है। और इन्होंने SSC CGL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। लास्ट ईयर IB में भी काफ़ी अच्छा रहा था। इंटरव्यू तक गए थे आप, है ना? काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं चाहूँगा कि रमेश जी आप खुद ही थोड़ा सा बातचीत करें। ओके, थैंक यू सर। चालू है सर? हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? ओके। और भी कैसे हो सब? सब बढ़िया है, बस बढ़िया ही रहना है। और देखो, ये सीधी सी बात है कि एक ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक तो डिसिप्लिन। सर की एक बात सबसे बेस्ट है, जो बच्चा यहाँ पे आता है ना, उसके लिए डिसिप्लिन। जो बच्चा डिसिप्लिन में आ गया ना, ये मान लो उसको 100% नहीं, 101% जॉब लगेगी उसकी। डिसिप्लिन में आपके उठने से लेके आपके सोने तक, सोने से लेके उठने तक 24 आवर्स बंदा डिसिप्लिन में जो रहता है, आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, तो आपकी जो दिनचर्या है ना बिल्कुल एक्यूरेट चलेगी। आप चाहे छोटी सी एक दुकान भी करोगे ना, तो भी आप उसमें कामयाबी हासिल करोगे, सिर्फ एक डिसिप्लिन की बदौलत। इसलिए मेरा तो यही गुजारिश है, सर से मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी थी कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर तो खैर पहले से डिसिप्लिन होता है, पहले तो नहीं था, लेकिन वो वहाँ फौज में कूट कूट के भर देते हैं वो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है, और फिर आदत पड़ जाती है। तो सर भी आप में कूट कूट के भर ही रहे हैं कि सर यहाँ पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो आप सब यार मेहनत करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी के अंदर। माँ बाप के सपने हैं वो साकार करो। आज यहाँ पे आके बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं भी। और सर ने बड़ा अच्छा गाइड किया, सर का मैं शुक्रगुजार और हमेशा रहूँगा। और आप भी अपने आप को इतना अच्छा मानो कि आपको इन जैसे गुरुओं का साथ मिल रहा है। प्लीज़ ये जो बोलते हैं वो करिए आप। और यहाँ आगे ना, इसमें बैठ के हॉल के अंदर ना, आप डाउट मत रखो कुछ भी। जितने आपके डाउट थे वो बाहर ही है। आने से पहले देखो, जो भी बच्चा कोचिंग करता है ना, वो 1000 बार सोचता है, यार मैं उस सर के पास जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा पढ़ाएगा, पता नहीं क्या है। आजकल मार्केट के अंदर देखो, एक मार्केटिंग बहुत बड़ी हो रखी है। आप जब यहाँ अंदर हो गए, नहीं हो गए, आपने विश्वास ट्रस्ट कर लिया ना, चाहे वो कैसा भी हो, आप 100% नहीं, 101% आप उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, आपको सफलता उससे मिलेगी। उसको कोई नहीं टाल सकता। सिर्फ एक आप ही हो जो उस सफलता को टाल सकते हो। आपके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको उस अचीवमेंट पाने के लिए आपको मना कर दे। बहुत कुछ आएगा। मैं 5 साल मैंने संघर्ष किया। 5 साल मेरी संघर्ष से आप लोगों के लेवल के बराबर आने में मुझे बहुत टाइम लगा। मेरा देखो संघर्ष ही एक अलग था। 17 साल जॉब करना, 20 साल के बाद में आके मैथ देखना, ये क्या है भाई क्या होगा इसमें। फिर भी देखो, उस चीज़ों को पकड़ा और स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ आप मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना साकार करिए, अपने गुरुओं का आदर करो। जो ये बोलते हैं आप उस पर चलते रहो, आपको कुछ नहीं करना, आपको काम करना है। माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, सर पढ़ाई करा रहे हैं, आपको तो पढ़ना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो प्लीज़ पढ़िए और सपना साकार करिए। और सब चाहता हूँ मैं कि आप सब के सब इधर आए एक दिन, और आके बच्चों को, आगे वालों को मोटिवेट करें। कोई
चीज़ें हार्ड नहीं होती आपको। तो ये तो मैं तो सर अभी करने के बाद मैंने तो ये सोचा है कि भी देखो बहुत ईजी है कंपटीशन। बोलते हैं ना इतनी भीड़ है, भीड़ के अंदर सबसे आसान होता है कंपटीशन लेना, बस आपको पढ़ाई का तरीका पता होना चाहिए। आप ये कोर्स करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक पिनक्कल वाली बुक आती है ना मैथ की, आप वो ले आओ, प्रीवियस ईयर की निकालो। उसके अलावा आपका एक भी पर्सन कहीं से कुछ नहीं आता, मैथ और रीजनिंग और प्लस जीके। जीके के अंदर आप पहले तो लुसेंट को पढ़ लो अच्छे से, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ाई करो। करने के बाद ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो और एक स्टेटिस्टिक्स की कोई भी बुक ले लो। उसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक फालतू ना हवा नहीं बनाना दिमाग के अंदर, कुछ भी नहीं आता। आप जब करोगे ना पता चलेगा आपको। तो प्लीज़ आप करिए और पढ़िए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे नेक्स्ट भविष्य के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस बस। Thank you. अच्छा ये बताओ, 4x4 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब प्रैक्टिस कर रहे थे कंटिन्यूस, ठीक है ना? जैसे ठीक है, दिवाली आई और चली भी गई। अब हमारे जीवन में दिवाली तभी मानी जाएगी जब हमारी जॉब लग जाएगी, है ना? तो उसके लिए लगातार प्रयास करना है, उसमें कोई लापरवाही हमें नहीं करनी है। अब ये बताओ, पिछली क्लास में हम क्या स्टडी कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एरिया ऑफ आंसर पढ़ रहे थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ? इनवर्स मल्टी, हाँ वो एरिया ऑफ आंसर का एक पार्ट है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार आप लोगों को। देखो, पहला ब्रह्मास्त्र हमारा था यूनिट डिजिट। इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने इसे सीख लिया था। सेकंड ब्रह्मास्त्र हमारा था डिविजिबिलिटी। तीसरा था रूट नंबर। ये मेन ब्रह्मास्त्र हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये 5 ही हैं। इनको सपोर्ट करने वाले और भी ब्रह्मास्त्र, जैसे आपकी डाउट क्लासेस चलेगी तो उसमें हम और देखेंगे। यहाँ तक हमने थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्टरी लेवल पे डेफिनेशन क्या है, इनके बेसिक पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। अब जब डाउट क्लास होगी आपकी, आज हम ब्रह्मास्त्र और देखेंगे, और आज की क्लास के बाद में कल से अब मैं डाउट लेना शुरू करूँगा। पेज नंबर 1 के डाउट मैंने ले लिए थे, है ना? लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए तो और डाउट देखेंगे। अब कल जब आपकी क्लास कंडक्ट होगी तो पेज नंबर 2, 3 और 4 ये ध्यान रखिएगा, मैं इनके डाउट आपसे पूछूंगा। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, आप मुझसे पूछिएगा कि सर इस सवाल में हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है ना? यहाँ हम क्या करें, या इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सब डिस्कस करना मुझसे एक एक पॉइंट। चौथा हम सीख रहे थे एरिया ऑफ आंसर। ये बड़ा विशेष प्रकार का एक ब्रह्मास्त्र है, इसको भी हम इंट्रोडक्टरी लेवल पर सीखेंगे। ये जो सिंप्लीफिकेशन की आपकी शीट है, इसमें इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब आप अर्थमेटिक के चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे और जब चैप्टर कैलकुलेशन आपको करनी होगी, चैप्टर कैलकुलेशन क्या होती है? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल सोल्व कर रहे हैं, आपको कुछ कैलकुलेट करके फाइनली आंसर तक पहुंचना है, तो उस परिस्थिति में ये एरिया ऑफ आंसर बड़ा काम आएगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां एरिया ऑफ आंसर डायरेक्टली काम आता है। बैंकिंग स्टूडेंट्स इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि बैंक में सीधे सीधे 5 सवाल एरिया ऑफ आंसर पे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बैंकिंग विद्यार्थी कितने हैं? आपने सुना होगा ना, अप्रोक्सीमेशन आपसे पूछा जाता है ना? लगभग आसन्न मान बताएं, लगभग बताएं, अप्रोक्स बताएं। तो उसमें पूरा इस्तेमाल इसी का ही है, और इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल है कि जब आप बैंकिंग मैथ्स पढ़ेंगे
तो इस पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र पर एक पूरा चैप्टर चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब 2 दिन तक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे 3-4 घंटे लगातार। हालांकि उसका इस्तेमाल एसएससी या बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं है। एसएससी या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए जितना आता है उससे ज़्यादा हम इस क्लास में पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। बट बैंकिंग में थोड़ा सा बाल की खाल निकाली जाती है कैलकुलेशन में, है ना, बारीक लेवल पे जाके कैलकुलेशन की जाती है, तो वो ये पूरा चैप्टर ही चलेगा अलग से ही। ठीक है, तो हम इस पर फोकस कर रहे थे पिछली क्लास में, और एक पांचवा ब्रह्मास्त्र आज हम और लेंगे, वो होगा डिवीजन टेक्निक। तो फिलहाल एरिया ऑफ आंसर को हम देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? उल्टा गुणा, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब ब्रह्मास्त्र नंबर 4 हम देख रहे हैं, एरिया ऑफ आंसर। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो कह लें चाहे उनको एक ही कह लें, एक ही बात है। एक तो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन और दूसरा लेफ्ट साइड कैलकुलेशन। ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज है। नाउ व्हाट इज इनवर्स मल्टीप्लिकेशन? इनवर्स मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में हमने सीखा था, उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 8, 4, 5, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आमतौर पर हम 12 से गुणा कैसे करते हैं? 12 का 6 से गुणा किया, 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल 6। लेकिन ये तो बस सीधा गुणा, राइट साइड से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। उल्टा गुणा क्या होता है? उल्टा गुणा होता है यदि हम कैलकुलेशन को राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड से करने लगे, बस इतना सा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 12 का गुणा यहाँ करूंगा। 12 का 8 से गुणा बोलिए 96। अब 12 का 4 से गुणा बोलिए 48। 12 चौक 48 का 8 हासिल क्या बचा? 4। उस 4 को पिछले नंबर में जोड़ दीजिए, तो ये क्या 100 बन गया। 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 14 बन गया, 1014। 12 6 72 हासिल 7, 7 को इसमें जोड़ दो, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब इस उल्टा गुणा का इस्तेमाल यहाँ पर है क्या, वो थोड़ा देखते हैं, है ना। उल्टा गुणा तो हमने कर लिया, बट इसका इस्तेमाल क्या है वो देखिएगा। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे चलेगा, इस पर प्रैक्टिस बनेगी जैसे जैसे मैथ्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे अपने चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आएंगी, एग्जांपल आएंगे, फिर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक सवाल आ गया, ये तो हुआ उल्टा गुणा एक नंबर का। इसके अलावा लेफ्ट साइड कैलकुलेशन क्या है वो भी थोड़ा देखिएगा। 5642 को यदि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े 7836 से, तो ये नियम मुझे क्या कहता है, लेफ्ट साइड कैलकुलेशन क्या कहती है कि जो काम मैं राइट साइड से कर रहा हूँ वही काम किस तरफ से शुरू कर दूँ? लेफ्ट साइड से। बस इतना सही करना है और कुछ नहीं करना। अब 4/4 मल्टीप्लीकेशन प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे थे, उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले किसका गुणा करते थे? 2 और 6 का। इसका गुणा करने की बजाय हम गुणा करेंगे इस तरफ से, 5 और 7 का गुणा बोलो 35। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 5, वही स्टेप जो उस तरफ से करते थे, 5 का 8 से गुणा, 7 का 6 से। 40 और 42, क्या ये 82 बना? 82 का 2 हासिल क्या हुआ? 8, वो इसमें जोड़ दीजिए 43। कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम तीसरे कॉलम तक चले जाएंगे। 28, 15, 43, 43 और 48 91। 91 का 1 हासिल इसमें पीछे जोड़ो, 32 में जोड़ दो, तो ये 41 बना। तो 4411 यहां तक पहुंच गए। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाओ। ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं? अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है और इसका कब हम इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा देखिएगा।
कैसे इसको यूज करना है, कौन सी वो परिस्थितियां जब इस ब्रह्मास्त्र को काम में लेना चाहिए वो देखते हैं, और कैसे कैसे इसका लेवल बढ़ाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। मान लीजिए ऐसी कुछ कंडीशन आ गई, 572 गुणा 183। यदि मैं 572 को 183 से गुणा करूं तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जो इसका यूनिट डिजिट है 3 दूनी 6 आएगा। अब मान लीजिए हमें 4 ऑप्शन दिए और चारों में ही यूनिट डिजिट सेम आ गया। हमारे पास ब्रह्मास्त्र क्या क्या है, सबसे पहला ब्रह्मास्त्र क्या है, यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट तो यहाँ फेल हो गया। दूसरा ब्रह्मास्त्र हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी की हम बात करें तो ये देखो संख्या 4 से कट रही है, ये संख्या 3 से कट रही है, और मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 4 से भी कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि अपने जो ब्रह्मास्त्र है ना ये इतने बढ़िया तरीके से डिजाइंड है। होता क्या है इसमें, यदि यूनिट डिजिट फेल होता है, यूनिट डिजिट फेल होता है तो डिविजिबिलिटी के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिविजिबिलिटी भी फेल होता है तो रूट नंबर के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कारण है उसका, आप जैसे अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे ना तो उसमें ये बात स्पष्ट होती नजर आएगी आपको। और ये सब भी मान लो फेल हो गए। यूनिट डिजिट कब फेल होगा, जब किसी आपके जो ऑप्शन है उसके यूनिट राइट साइड एक जैसी होगी, है ना। तो इन चारों ऑप्शन को डिफरेंट करने के लिए कुछ तो अलग करेंगे ना ये। जब मान लीजिए इस तरफ एक जैसे डिजिट है तो इस तरफ अलग अलग करने पड़ेंगे। तो होता क्या है कि फिर इस स्थिति में एरिया ऑफ आंसर बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। क्या है एरिया ऑफ आंसर वो देखिएगा। मान लीजिए एक ऑप्शन आपका शुरू हो रहा है 96 से, एक हो रहा है 99 से, एक हो रहा है 103 से और एक 108 से। बीच वाले डिजिट में नहीं लिख रहा हूं। अब एरिया ऑफ आंसर लगाना कब है, और छोटे एग्जांपल से अपनी बात स्पष्ट करता हूं मैं पहले, फिर इस एग्जांपल पे हम शिफ्ट करेंगे। मान लीजिए 54 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको 12 से, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 पंजे 60 और 4 64, है ना। अब मैं इसमें कुछ ऑप्शंस लिख देता हूं, जैसे एक ऑप्शन मान लो ये आ गया 528, एक आ गया 578, एक 648 और एक 738। ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। अब मैंने देखा जी यूनिट डिजिट सबका एक जैसा है, 2 और 4 का गुणा किया 8, तो 8 सब में ही आ रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो जब कभी भी जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड में डिफरेंस ज़्यादा हो, गैप ज़्यादा हो, तो कभी भी पूरा गुणा मत कीजिए। आपका सवाल का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आ जाएगा एरिया ऑफ आंसर से, लेफ्ट साइड कैलकुलेशन से या इनवर्स मल्टीप्लिकेशन से। आप देखो ज़रा, लेफ्ट पार्ट में यहाँ 52 है, यहाँ 57, यहाँ 64 और यहाँ 73। ये गैप, ये थोड़ा सा जैसे अभी आपकी शुरुआत है तो ये मान लो कि 3 का गैप तो कम से कम होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो 2 के गैप तक भी हैंडल करना सीख लेंगे। बट गैप ये तो मैं 3 तक ही बोल रहा हूँ, गैप तो 4, 5, 10, 20, 50, 100 कितना भी हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में संख्याओं में हम देख पा रहे हैं कि गैप काफ़ी है, 52, 57, 64, 73, खूब गैप है कि नहीं। इसका फायदा हम उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, इस संख्या का गुणा हम सीधे लेफ्ट साइड में करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। बताओ जरा 12 का 5 से उल्टा गुणा क्या हुआ, 60। अब थोड़ा ध्यान से समझना, आपने बोला जी 12 का 5 से उल्टा गुणा हुआ 60, बट उल्टा गुणा तभी कंप्लीट माना जाता है
जब उस गुणा में ठीक अगले स्टेप का हासिल भी जोड़ देते हैं। इससे पहले उल्टा गुणा कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता है। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनना। 12 का 5 से गुणा बोलिए 60। जब मैं बोलूं कि 12 का 5 से गुणा बताइए तब तो वो 60 ही होगा, लेकिन जब मैं बोलूं कि 12 का 5 से उल्टा गुणा बताइए तो वो 60 नहीं होगा। तो क्या होगा वो ध्यान दो। 12 का 5 से गुणा बोलो 60। उल्टा गुणा कब कंप्लीट माना जाएगा? जब इससे अगले गुणा का हासिल भी इसमें जोड़ देंगे। 12 चौक 48, हासिल क्या आएगा 4, वो भी जोड़ दो इसके अंदर। तो बताओ कितना बना 64। तो 12 का 5 से जो उल्टा गुणा है वो 64 माना जाएगा, ना कि 60। क्या सबको पॉइंट क्लियर हुआ? तो उल्टा गुणा कब जाकर कंप्लीट होता है? जब हासिल ऐड कर देते हैं। तो मैं 12 को 5 से उल्टा गुणा करूं, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करूं, तो 12 गुणा 5 60, 12 चौक 48 का 4 जोड़ो 64, वो इस ऑप्शन में आ गया। किसी भी कीमत पर, जैसे इसका उल्टा गुणा 64 आया, तो क्या यह संभव है कि पहले 2 डिजिट 64 से कम कम रह जाए? जवाब तो थोड़ा रिप्लाई करो मुझे। संभव है क्या? क्यों संभव नहीं है? ज्यादा ही होगा, और आगे गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, घट तो नहीं सकता। तो ये उत्तर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और अगर और आगे मैं गुणा करता हूं, वैसे और आगे नंबर होते मान लो, तो वो थोड़ा बहुत हासिल आके हल्का फुल्का और बढ़ जाता। इतना नहीं बढ़ता कि वो 64 को 73 कर दे, वो 64 को 65 कर सकता था, 66 कर सकता था। ये बात मैं समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो यहां संख्या 54 न होकर के 5437, या थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 642 होता, और रिजल्ट और आगे तक जाता और इकाई अंक 4 होता मान लो। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? देखो 12 का 5 से गुणा बोलो 60। उल्टा गुणा तब कंप्लीट होगा जब हासिल भी ले लेंगे। 12 चौक 48 का 4 भी ले लो। बताओ उल्टा गुणा क्या हुआ? 64, है ना? तो मेरा जो आंसर होगा वो या तो 64 से शुरू होगा या 64 से हल्का फुल्का ऊपर। वो डिपेंड करेगा कि ये वाला डिजिट का साइज कैसा है, तो इसको थोड़ा ऊपर भी ले जा सकता है। और वो कितना ऊपर ले जाएगा और हल्का फुल्का ऊपर ही क्यों ले जाएगा, उसका कारण समझने की कोशिश करो। देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48 का 8, 4 इसमें जुड़ा, यही होगा। फिर 12 का 6 से गुणा बोलो 72 का 2, वो जो 7 है वो कहाँ जुड़ेगा? 64 में या 8 में? शाबाश, 8 में जुड़ेगा, है ना? और आगे गुणा करूं 12 चौक 48 का 8, ये 4 कहाँ जुड़ेगा? 2 में जुड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे ये रिजल्ट आया 64, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस तरफ का जोड़ मान लो 15 20 25 तक पहुंच गया, तो 1 या 2 और बढ़ जाएगा। 8 और 7 15, 1 और बढ़ गया। इससे आगे करने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हासिल इसमें जुड़ेगा, और बहुत रेयर चांस है कि इसको बढ़ा दे और एक आधा पॉइंट और बढ़ जाए। इसलिए उल्टा गुणा में इंपॉर्टेंट कौन से डिजिट होते हैं? शुरुआती 2-3 डिजिट बस, उससे हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही आंसर कंफर्म हो गया, काम खत्म, हम नहीं करेंगे आगे कैलकुलेशन। इस उल्टा गुणा टेक्निक को लाइटली मत ले लेना, ये बहुत काम किया, जबरदस्त मैजिकल एक तरीका है ये। बहुत बार ऐसा होगा कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी और आपको यूं देख कर ही बता देंगे कि इसका ये उत्तर है, कुछ ज्यादा आगे करना ही नहीं पड़ेगा। क्या सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक उल्टा गुणा टेक्निक हुई, पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ 18 ले लेता हूँ। 18 का पहाड़ा हम बोल सकते हैं। 18 के बाद देखो, जो जो संख्या मैं चूज करता हूँ उसके बाद जो डिजिट मैंने छोड़ दिया उसे हम बोलेंगे बैकअप डिजिट। जैसे 18 के बाद 3 है, 3 एक छोटा नंबर है तो इसको छोड़ दो, लेकिन 3 की जगह यहाँ 8 9 होता तो 18 को हम क्या कंसिडर करते? फिर 19 ले लेते हैं हम, क्योंकि वो बैकअप उसका स्ट्रॉन्ग है तो उसको राउंड फिगर में 19 मान सकते हैं। चलो अब 18 का गुणा करते हैं। यहाँ पे 18 पंजे 90, ये उल्टा गुणा कंप्लीट नहीं हुआ है। 18 सत्ते 126, 126 का 12 90 में जोड़ दो 102। तो बताओ जरा अब आंसर कौन सा होना चाहिए? सी। ये कम रह गए,
ये 100 2 से ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर है हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता समझना जरा। 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126 का 6, 12 यहाँ जुड़ेगा। अब 18 दूनी 36 का 6, यहाँ 3 जुड़ेगा। 3 जुड़ के भी ये सिंगल डिजिट ही रहा। मान लो ये 10 से ऊपर निकल जाता तो एक आधा पॉइंट और बढ़ता। ये मैंने अजम्पशन से लिखा है यहाँ ऑप्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो हमें पूरी कैलकुलेशन अवॉइड कर देनी है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पर काम करना है। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि ये ब्रह्मास्त्र लगाना कब है, इसकी कंडीशंस क्या है। जब ऑप्शन थोड़े गैप में हो, दूर दूर हो, जब लेफ्ट साइड से देखने पर ऑप्शन में गैप नजर आ रहा हो, और यदि ऐसा हो रहा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे अटैक करेंगे। क्या सबको क्लियर हुआ। ये लिख लीजिए आप सब लोग। लिख लिया सब लोगों ने। हाँ आप बोलिए क्या कन्फ्यूजन है। हाँ 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 नहीं, जैसे मैं चाह रहा था कि आप लोग ये सवाल मुझसे पूछें। आप ये बताओ कि ये लिख लिया सब लोगों ने। देखो इनका सवाल क्या है। ये कह रहे हैं यहाँ तो 18 है, जैसे मान लीजिए यहाँ फॉर एग्जांपल 78 ही होता है एक बार के लिए, तो हम क्या करते फिर यहाँ पे, है ना। तो इसका क्या इलाज है वो समझिएगा सब लोग। जैसे 57.34 इंटू 78.92, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, है ना। तो आप क्या करोगे इस परिस्थिति में। यदि लेफ्ट साइड में गैप है ना, लेफ्ट साइड में काफ़ी सफिशिएंट गैप है, तो आपको क्या करना है। अच्छा ये भी मत देखना कि इधर कितने डिजिट है, मान लो इस तरफ 3 ही है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो आप लेफ्ट साइड में डिजिट मैच करेंगे। मैच करेंगे का मतलब क्या है, 5734 के ठीक नीचे लेफ्ट साइड से मिलान करते हुए 789 को लिख लेंगे। डेसिमल की चिंता छोड़ देना, डेसिमल को अवॉइड कर देना, हमें सिर्फ डिजिट मैचिंग करनी है। आगे कम पड़ रहे हैं डिजिट कोई बात नहीं, जैसे इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 10 डिजिट है, इधर 6 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लेफ्ट साइड से मैचिंग कर लो। अब यहाँ से जो अपना मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करना शुरू कर दो।
और जैसे ही एरिया ऑफ आंसर में पहुंच जाओ, एरिया ऑफ आंसर समझ गए ना आप सब लोग, हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम एरिया ऑफ आंसर निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ आंसर माने जो हमारा एक्चुअल आंसर है उसके एरिया में, उसके आसपास हम पहुंचा दें अपने आप को, ये हमारा टारगेट है। और एक मैथमेटिकल वे में पहुंचाएं, पूरा प्रोसेस से पहुंचाएं जिसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब आप यहाँ 78 का पहाड़ा नहीं बोलेंगे, आप सिंपली आप जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है अप्लाई करना शुरू कर दो। 7 का 5 से गुणा बोलो 35। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 49 और 40 89, 89 का 9 यहाँ 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये बना 43। अब क्या होगा, इससे अगले स्टेप का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ आएगा, हासिल यहाँ जुड़ेगा, इसमें जुड़ने के बाद इसका जो हासिल है 2 3 हाईएस्ट इतना जाएगा, 1 2 3 वो यहाँ आ जाएगा। तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमारा जो आंसर है वो 43 से ऊपर, मतलब 45 47 के आसपास कहीं से शुरू होगा, 44 45 इस रेंज में कहीं होना चाहिए। और मान लो ऑप्शन में गैप है, क्योंकि हम ट्रिक लगा कब रहे हैं, ये जब गैप है, और जब गैप है तो हम सेफ है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब करके दे, आगे करना मत इसको, ये अपना काम हो चुका है, यहाँ पे पूरा गुणा से हमें कोई मतलब नहीं है। बट मान लो करते तो हम क्या करते, 21 45 66 और 56 132 122 है ना, 66 और 56 122। 122 का 2 यहाँ ले लें तो बचा हुआ 12 इसमें जोड़ भी दें तो 12 और 9 21 का 1 हासिल 2, बस इतना ही हुआ। तो कहाँ तक पहुंचा ये 45, और यही हमारा अंदाजा होता है, इतना ही जाता है, लगभग लगभग 1 2 या 3 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो यदि गैप है तो वहाँ फ़ायदा उठाएंगे इस बात का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूं आप लोगों को? ठीक है ना, अब एग्जाम्पल सोल्व कीजिएगा आप सब लोग। $56.98 इंटू 236, और मैं यहाँ ऑप्शंस लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनको हल कीजिए। कर लिया? कौन सा आंसर आ रहा है? सी आ रहा है, गुड, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो एक तो ये जो डेसिमल आ रहा है इसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है, इसको अवॉइड कर दो। अब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं यहाँ पे वो देखिएगा। एक तो रास्ता है कि यदि आपको 23 की टेबल आती है तो 23 की टेबल सीधे यहाँ अप्लाई कर दो, यदि गैप सफिशियंट है। अच्छा, गैप भी कैसे देखना है, जैसे आपने देखा जी यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो गैप तो आ ही नहीं रहा। क्या करें, एक डिजिट और ले लो। अगर 2 डिजिट से डिसीजन नहीं हो रहा है तो तीसरे डिजिट तक जाओ। देखो 124 124 127 134 139, अब इनमें 3 4 5 का गैप है, मोर देन सफिशियंट है, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या रास्ते हैं आपके पास में। 23 को यहाँ 5 से गुणा किया तो आता है 115। अब इसको 6 की जगह आप चाहो तो 9 है, बाद में आप 7 भी कंसिडर कर सकते हो, 56.98 को लगभग लगभग 7 मान लेते हैं। तो आप सब लोग मुझे बताएं 23 सत्ते क्या होता है, 161। 161 का 1 छोड़ दें तो 16 इसमें जोड़ दें, क्या बना 131। तो आंसर 131 से तो ऊपर ही जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता,
ये जा रहा है 2-3 पॉइंट ऊपर जा रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। ये वैसे जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस में होते हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि यहाँ संभव नहीं है जाना। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब जो 23 की टेबल जानता है वो यहाँ फायदा उठाएगा इसका। अब मान लो आप 23 की टेबल नहीं जानते, तो आपके फिर रास्ता क्या है आपके पास में, 5698 को 236 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10, 12 और 15 27 का 7 हासिल 2, वो इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन गया 12। अब आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 डिजिट को चुना है एरिया जज करने के लिए, और 3 को चुना है, तो ये 3 डिजिट तक का गुणा कब कंप्लीट माना जाएगा, शाबाश भाई। ये 3 डिजिट अभी अधूरे हैं, अगले स्टेप का हासिल भी तो इनको बढ़ाएगा, है ना। हमने 3 डिजिट चुने, 3 डिजिट से हम आंसर जज करेंगे, तो तीसरे डिजिट की कैलकुलेशन कंप्लीट करनी जरूरी है। अगला स्टेप क्या होगा, 18, 30, 48 और 18 66 का 6, इसको छोड़ दो, 6 इसमें जोड़ो, 133। तो अब जो गुणा आएगा वो यहां आएगा, उसका हासिल यहां आएगा, छुटपुट बचा खुचा यहां आएगा। तो आपका सॉल्यूशन 133 या एक आधा पॉइंट ऊपर। तो कौन सा आंसर हुआ, सी। अभी समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र है, बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक, हल कीजिएगा। यहां कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। कर लिया, बताओ कौन सा आना चाहिए। सी आ रहा है, श्योर है। चलो देखते हैं। मैंने ऑप्शन काफ़ी टाइट रख दिया एक्चुअली, है ना। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। 95 भी है, 96 भी है, 98। खैर यहाँ तो 3 का गैप है, इन दोनों में थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। जैसे इसको 96208 की जगह मैं 92208 कर लेता हूँ। अब देखो ये 7 के बाद 9 है, 9 होने का मतलब यहाँ लगभग हम 8 मान सकते हैं। ऐसा मानता हूँ तो 12 8 96 बनता है ना। 96 बनता है, तो ये तो तय है कि ये उत्तर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। कन्फ्यूज़न, धर्म संकट आपको ये रहेगा कि हमने इसको थोड़ा ऊपर मानना है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा ऊपर जा रहा हो, तो हो सकता है ये आंसर हो। बट इसके काफ़ी नज़दीक ये वाला ऑप्शन भी है ना, 2-3 पॉइंट ही ऊपर है। तो ये परिस्थिति है, यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ से निकलने के आपके पास 2-3 रास्ते हैं। वो रास्ते कौन कौन से हैं कि एक तो एरिया ऑफ आंसर से आप कर ही लो पूरा गुणा, लेकिन आप मूलांक वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। क्या रूट नंबर पढ़ चुके हैं आप रूट नंबर भी देख सकते हो। देखो 7 9 16 2 18, इसका बन रहा है 9। 9 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, इसमें तो 7 बन रहा है, इसमें 9 बन रहा है, ये उत्तर होगा। आया समझ में। हालांकि पूरा कर लेते हैं इसको। 792 को 124 से गुणा करें तो 12 सत्ते 84, 12 नम 108 का 8, 10 जुड़ा 94, 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2 जुड़ेगा तो 950। आंसर ये आ रहा है कि ये आ रहा है, सी आ रहा है क्या। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, 25 7 आ रहा है ना। फिर ये मूलांक क्यों नहीं सेट हो रहा है, मैंने या तो लिखने में कोई मिस्टेक की है। यहाँ पे पूरा गुणा कर लेते हैं अपन। एक्चुअल मैंने वैसे लिखा है ना आंसर अंदाजे से। 8 4 और 36 40, हासिल 4, 4 2 6 28 34 18 52, हासिल 5, 5 9 14 और 14 28, हासिल 2 और 7 9।
98,208 ही आ रहा है, डी आ रहा है ना। हाँ 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 एग्जैक्टली। अभी देखते हैं, इसको पॉइंट क्लियर करता हूँ मैं। थोड़ा सा इस मोड पे अलर्ट रहना जहां हम एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाएं, मतलब ये भी है और ये भी है, दोनों इसके दावेदार हैं, क्योंकि एक आधा पॉइंट ऊपर जाकर के उसको बढ़ा सकते हैं जो आपका रिजल्ट है उसको। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को यदि मैं लेता हूँ, देखो 12×7=84, यहाँ मैं 4 को छोड़ रहा हूँ बेसिकली, है ना। 4 छोड़ने का रिजल्ट क्या आएगा वो बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। 12×7=84, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूं कर रहा हूँ 120+4, एक तरह से मैं ये ले रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। 12 में 108 का 8 हासिल 10, तो 94, उसके बाद 8 है, तो लगभग लगभग कहाँ पहुँच गया ये, 95 पे। और 95 तो है ही है, लेकिन अब इसमें इसका क्या रोल है वो समझने की कोशिश करना। जैसे 792 है, इसको लगभग 800 भी मान लूँ, तो 800×4 ये 3200 हुआ कि नहीं, 3200 हुआ। अब 3200 हुआ, तो अब ये जैसे 95 है, तो इसके बाद ये 792 को यदि मैं 100 से भी गुणा करता तो 79,000 के आसपास आता है, यानी आंसर 95,000 आ रहा है 120 से गुणा करने पर अप्रोक्सीमेशन में। अब यदि मैं इसमें ये 3200 और जोड़ूं, ये दो को भी मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूं, तो 95 और 3 कहाँ चला जाएगा आंसर, 98। तो ज्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि हासिल जुड़ करके रिजल्ट ऊपर चला जाए। इसलिए थोड़ा सा ये अपने लिए एग्जाम्पल अच्छा बन गया कि थोड़ा यहाँ अलर्ट मोड पे काम करना है। यदि बिल्कुल इसके करीब पहुंच गए और 2 या 3 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो उसको चेक जरूर करना है। फिर आपके पास चेक करने के तरीके भी हैं, आप मूलांक से चेक कर लो, एरिया डिविजिबिलिटी से चेक कर लो, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। यूनिट डिजिट मैंने जानबूझ करके सबके एक जैसे रखे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और देखिएगा एग्जाम्पल और देता हूं मैं। 5972.48 का 64.12%, और आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है, लगभग लगभग अपना आंसर निकालना है, एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करना है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। कर लिया, ये तो बहुत इजी है बल्कि, ठीक है ना। देखो जैसे ही ऑप्शन में गैप थोड़ा सा भी ज्यादा हो, जैसे 3 4 की जगह 5 6 7 तक चला गया, तो ये समझ लो वो बिल्कुल एक आपके सामने एक थाली में लड्डू रखा हुआ है, उठाना और खाना है। इसको मैं 6 ले लेता हूँ, 6 के बाद 4 है, एक बार 6 ले रहा हूँ मैं, इसको भी 6 ही ले लेता हूँ। यदि ऑप्शन में गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है, तो केवल और केवल एक एक डिजिट से ही आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे पर जाने की जरूरत भी नहीं है, बस बैकअप का ध्यान रखना। बताओ 5 के बाद क्या है यहाँ पे, 9 है, 5 के बाद 9 है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे 5 को, 6 की तरह। और ये 6, 6×6 बोलो, आपका उत्तर 36 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि आगे भी गुणा पड़ा है अभी। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये 36 से थोड़ा ऊपर है, और ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है, ये हो नहीं सकता। क्या एरिया ऑफ आंसर क्लियर हुआ, है ना? ये ध्यान रखना है इसमें। एक और एग्जांपल देखिएगा।
लगाइए दिमाग। कर लिया होगा। तो क्या किया देखो, कौन सा आंसर आ रहा है बताओ? बी। यहाँ डी आ रहा है, वो तो आ ही नहीं सकता। 7 को यदि मैं 4 से भी गुणा करता हूँ तो 28 आ रहा है। 28 का मतलब हुआ ये ऑप्शन तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो गया। अब उल्टा गुणा तब कंप्लीट माना जाता है जब पिछले स्टेप का हासिल भी। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 इस 28 में जोड़ेंगे। 7 गुणा 4 28 में 35 का 3 जोड़ेंगे तो कितना बना? 31। 7 और 4 का गुणा बोलो 28, 7 5 का बोलो 35, 35 का 5 साइड में छोड़ो, 3 28 31। उत्तर कम से कम 31 से तो शुरू होगा। ये भी गया। 31 से थोड़ा सा ही ऊपर जा पाएगा क्योंकि आगे डिजिट छोटे छोटे से ही हैं, और आगे गुणा बढ़ाते हैं तो 31 को 37 तक तो नहीं ले जा पाएंगे। कारण हम उसका जानते हैं। ये भी रिजेक्ट हुआ। फाइनली ये अपना आंसर हुआ। ये बात समझ आ गई कि नहीं सबको? क्लियर? अब आ जाओ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र। हाँ जी बोलिए। कौन सा सवाल था? यही वाला था क्या? ये वाला था? हाँ ये लिख लो। देखो, अब जो हम सीखने जा रहे हैं बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ ऐसा जो कैलकुलेशन के सबसे मुश्किल काम को बिल्कुल सेकंड्स में करवा देगा। और यह है डिवीजन टेक्निक। डिवीजन टेक्निक 293 76 में 459 का भाग देना है। और भाग देना है तो देखो भाग कितनी देर में दिया जा सकता है, बोलना नहीं है ना। ये 64, ये भाग गया। मैंने तो फिर भी टाइम लगा दिया, कुछ सोचने लग गया था मैं। ये पूरा पूरा भाग चला गया इस पे। इतनी ही देर में आप भाग दे सकते हो बिना 459 का पहाड़ा बोले, बिना स्टेप बाय स्टेप काटे। तो एक बेशकीमती टेक्निक हम समझने जा रहे हैं, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा। रेडी सब लोग? तो हम सीखने जा रहे हैं डिवीजन टेक्निक। थोड़ा सा इस डिवीजन टेक्निक के कुछ चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, टर्म एंड कंडीशंस क्लियर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि हमें समझनी होगी। देखो डिवीजन जो है वो मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। एक तो परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। परफेक्ट और इम्परफेक्ट से मेरा क्या तात्पर्य है? परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे 48 को आपको 8 से डिवाइड करना है तो ये परफेक्टली डिवाइड हो गया। 48 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है ना? तो ये परफेक्ट डिवीजन का एक केस हुआ। लेकिन सोचिए 48/5 होता तो क्या ये परफेक्ट डिवीजन का कोई केस होता? नहीं है। 48 में 5 का पूरा पूरा भाग
नहीं जा रहे, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहे, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं यहाँ पे वो समझिएगा। देखो, या तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, 48/5 है तो 5 नम 45, फिर आगे भाग नहीं जा रहा तो आप डेसिमल लगाएंगे, 3 शेष था, आगे 0 लेंगे, 5 6 30। एक तो तरीका होता है ये कि हम डेसिमल में भाग देवें। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना, इम्परफेक्ट डिवीजन के। तो एक तो ये केस बनता है जब आपको आंसर डेसिमल में निकालना पड़े। दूसरा केस क्या बनता है, जब आप आंसर फ्रैक्शन में ही निकालें। 5 नम 45, 3 बचा, 9 सही 3/5, ये केस नंबर 2 हुआ। तीसरा केस क्या बनता है, जब आप अपना आंसर अप्रोक्स निकालें, लगभग लगभग निकालें। क्लियर है ना, तो लगभग अपना आंसर निकालें। तो अप्रोक्स यदि आप निकालते हैं तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप 48/5 9.6 को लगभग लगभग राउंड फिगर में क्या बोल देंगे, 10 बोल देंगे। 9.6 के जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 10 बनता है। तो अभी जो हम ट्रिक सीखने जा रहे हैं, टेक्निक सीखने जा रहे हैं, वो बेसिकली परफेक्ट डिवीजन के लिए सीखने जा रहे हैं, इन सब केसेस के लिए नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, आपका अनुभव थोड़ा सा अभी कम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले में। जब हम चैप्टर कैलकुलेशन करते हैं तो चैप्टर कैलकुलेशन में ज़्यादातर केसेस कौन से बनते हैं, आप कभी नोटिस करना, जो ज़्यादा केसेस बनते हैं वो परफेक्ट डिवीजन के बनते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में डेसिमल में या फ्रैक्शन में ज़्यादा आ जाए, बट ये परफेक्ट डिवीजन के केसेस बहुत सारे बनते हैं। अब परफेक्ट डिवीजन के केसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो थोड़ा सा इजी टाइप के होते हैं। इजी टाइप कैसे, कि 248 में आपको 8 का भाग पूछ लिया, 8 दिया 24, आपने भाग दिया, 8 एकम 8, ये सवाल सोल्व हो गया। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जब 30 तक की टेबल से नीचे की कोई संख्या यहाँ है, उसके लिए ये डिवीजन टेक्निक स्ट्रिक्टली मैं मना करता हूँ लगाने के लिए, आपको नहीं लगानी है। वहाँ आपको हर हाल में, जैसे 8 से यहाँ मान लो जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन 30 है, यदि डिनोमिनेटर 30 से छोटी कोई संख्या है तो आपको डिवीजन टेक्निक नहीं लगानी है। सबको समझ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरी नज़र में वो कि ईजी केस है, वो टफ केस नहीं है। लेकिन मान लीजिए डिनोमिनेटर 30 से ऊपर निकल जाता है तो हमें डिवीजन टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब इसमें भी क्या होता है कि मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब ये डिनोमिनेटर मान लो बड़ा आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि मैंने इस टेक्निक पर कब काम करना शुरू किया, है ना। ये लगभग ये समझ लो कि 2003-4 इस दौरान की बात है, मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट लगभग इस दौर की, जब मैं युवाम इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। तो उस दौरान मेरे सामने एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेकर आया कि सर हम जब कैलकुलेशन करते हैं और बटे में मान लीजिए ऐसी कोई संख्या आ रही है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो भी संख्या है हमें परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है, क्योंकि 84 को आप 4 से काट लो, 12 से काट लो, 7 से काट लो। जैसे आपने 12 से काटा तो 7 आया, बाद में 7 से काट दिया, सवाल सोल्व हो गया। इसमें हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम कब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जब यहाँ 84 की जगह 89 आ गया। 89 क्या है यहाँ पे, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 89 किसी से कटती नहीं है, 89 में किसी का भी भाग नहीं जाता। अब 89 में चूंकि किसी का भी भाग नहीं जाता है, इसलिए अब यहाँ फंस गए सर। अब क्या करें, अब क्या 89 की टेबल ही बोलें, क्या बोलनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो वहाँ फिर मैंने दिमाग लगाना शुरू किया और इस डिवीजन टेक्निक पर रिसर्च की। ये रिसर्च बहुत लंबी है, ठीक है ना, काफ़ी लंबी रिसर्च है। और क्या ये पूरी डिवीजन टेक्निक है वो अभी हम समझने का काम करेंगे, कहाँ तक ये लगती है, कहाँ जाके कोई अपवाद आता है, हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करेंगे। आज ये शुरू होगी टेक्निक और कल जाकर के इसका अंत होगा, सभी अपवादों को खत्म करने के बाद, ठीक है ना। अंत तक मैं आपको लेके जाऊंगा इस टेक्निक के अंदर। और इतनी जादुई टेक्निक है कि सोचो, आप कल्पना करके देखो, आपको टेबल नहीं बोलनी पड़ रही है 459 की, और आप 1-2 सेकंड के अंदर अंदर इसको डिवाइड ही कर दे रहे हैं, आप इसका आंसर ही निकाल रहे हैं।
लेकिन ये जो टेक्निक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से केस के लिए समझा रहा हूँ अभी? परफेक्ट डिवीजन। कौन सा नहीं कर रहे हैं अभी? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट भी सीखेंगे, ये बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी इसमें इतनी जरूरत नहीं है। जब चैप्टर हम सोल्व करेंगे वहाँ हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आएगी, फ्रैक्शन वाली, डेसिमल वाली, ये जो अप्रोक्स है, इसके लिए एक मज़ेदार बहुत ऐसी टेक्निक आपको दूंगा जो आपको अप्रोक्सीमेशन में भी इतना नज़दीक ले जाके बिठा देगी कि यही टेक्निक इसमें भी लगा सकते हो। जो टेक्निक आप यहाँ सीखेंगे भविष्य में, वो टेक्निक इस परिस्थिति में भी लगा सकते हो। तो इसके लिए दो दो केस बनेंगे आपके पास, बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक निकल के आएगी सामने। बट आज हमारा फोकस इस पे रहेगा। अब हमें कैसे पता चले कि हमारे सामने जो सिचुएशन है वो परफेक्ट डिवीजन की है कि इम्परफेक्ट की है? कैसे पता चले? इसके लिए एक छोटा सा काम करना है कि इस संख्या में इसका पूरा पूरा भाग देके देख लेना। जब पूरा पूरा भाग दोगे, दुख सुख पाके कैसे भी करके भाग देके देख लेना। अगर भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब कौन सा केस है ये? परफेक्ट डिवीजन है, तो भाग दे देना, फिर ट्रिक लगा देना। क्या ऐसा करेंगे? नहीं, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? आपको नहीं लगाना वो दिमाग, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपके जो ऑप्शन है उन पर नजर डालिए। यदि ऑप्शन में इस तरह की संख्याएं लिखी गई हैं तो क्यों दिमाग लगाते हो? ऑप्शन खुद आपको बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस है, ये डेसिमल में आंसर आएगा ही नहीं। और जब ऑप्शन इस बात की छूट आपको दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, इतनी बड़ी छूट दे रहे हैं, तो फायदा उठाओ उसका। अब कैसे फायदा उठाएंगे, क्या ये टेक्निक है, समझते जाओ, ठीक है ना? इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि लंबी है, इसका जो टर्म एंड कंडीशन है उनको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूं आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हम ये टेक्निक कब लगाएंगे। परफेक्ट। परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, ये जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बहुत आराम से, बहुत सारी परिस्थितियां जब बड़ा आराम से आपको पता ही होगा कि ये परफेक्ट डिवीजन है। अच्छा, मान लो 100 में से 90 कंडीशंस में पता चल रहा है क्लियरली कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस है, लेकिन 10 में आप जजमेंट नहीं ले पा रहे क्योंकि 2 ऑप्शन में तो इंटीजर है और 2 में डेसिमल दिए में, तो क्या ट्रिक सीखे ही नहीं? क्या करें बताओ? 100 में से 90 में तो काम में लें, आ रही है बात समझ? 100 में से 90 में अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वहां तो फायदा उठा लें, 10 में देखेंगे कुछ और इलाज ढूंढेंगे। तो अब समझिएगा इसको। तो पहली चीज, सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, एक्चुअली मैंने जब इसकी शुरुआत की थी, इस पर जब रिसर्च की, तो प्राइम नंबर की वजह से की, वो मेरी शुरुआत थी। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि इसको, प्राइम नंबर तो लिमिटेड होते हैं, तो जो चीज़ हम प्राइम नंबर में कर पा रहे हैं यूनिट डिजिट की वजह से, वही काम हम सभी ओड नंबर में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इस यूनिवर्स में जितने भी ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 5 को छोड़ दो, 1, 3, 7 या 9 है, ऐसे जितने भी नंबर है, ये एक मिनट, ये पंखा बंद किया क्या किसी ने? हा? नहीं, ये तो वो वाला फैन अभी बंद हुआ है ना, कहीं लाइट नहीं चली गई हो। कई बार क्या होता है कि वो 3 फेज है ना, कुछ हिस्सों में लाइट चली जाती है, कुछ में नहीं जाती है। लाइट तो आ रही है ना उधर, ठीक है? हाँ, नहीं, फैन चलाना है कि बंद करना है? बंद ही करना है, चलाना है। ये जो सीजन है ना, ये लड़ाई झगड़े वाला होता है तो इसमें कुछ चलाना है, कुछ को नहीं चलाना है, ये चलता रहता है सब कुछ। तो आप एक काम करना, जैसे एक एरिया का फैन चला देना, जिनको फैन चाहिए तो वो उस एरिया में बैठ जाएंगे, जिनको नहीं चाहिए वो अलग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ कर लेना। अभी समझो, अभी ट्रिक पे ध्यान दो, पंखे पे ध्यान मत दो अभी समझो इसको एक बार। तो अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। अच्छा, ये बताओ, इतना क्लियर हुआ पॉइंट
किसका इकाइकांक 1 3 7 9 होना चाहिए? डिनोमिनेटर का है ना, इसका ये जो नीचे वाली संख्या है, इसका जो ये यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं, ये हर हाल में क्या होना चाहिए? 1 3 7 या 9 होना चाहिए। यूनिट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर, हर का इकाइकांक हर हाल में 1 3 7 या 9 होना चाहिए। ये बात स्ट्रिक्टली हमें ध्यान रखनी है। अब आप सोचेंगे जी बाकी केसेस में क्या करें? देखो बाकी केसेस में भी ये ट्रिक सिखाऊंगा मैं भविष्य में, आने वाले टाइम में हर चीज में कर लेंगे हम। बट बाकी के केसेस जो है वो थोड़ा इजी होते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट प्लेस पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 से कट जाएगी संख्या। या यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 आ गया, 0 आ गया, तो वो इजी केसेस बनते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, शुरुआत सिर्फ 2 प्राइम नंबर को छोड़ के। 2 प्राइम नंबर कौन से? एक तो 2 और एक 5। इन 2 को छोड़ दें तो जितने भी प्राइम नंबर आप देखोगे उनका यूनिट डिजिट हमेशा यही मिलेगा, इनके अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। तो जो टेक्निक मैंने पहले काम किया, रिसर्च की पहले, वो बेसिकली 1379 के केस में की, और बाद में वो सभी ऑड नंबर इसमें शामिल कर लिए जो 1379 से बनते हो, सिर्फ 5 वाले को छोड़ करके। तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, आप तो सिर्फ ये देखो कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1379। मैं धीरे धीरे सबके लिए करवा दूंगा। 5 के केस में क्या करना है, 2 4 6 8 में क्या करना है। बेसिकली 2 4 6 8 5 सबका बेस यही है। आपने ये सीख लिया तो वो सब भी सीख लिया, वो अपने आप धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। तो क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरी कंडीशन, ये इसकी लिमिटेशन को शो करती है। अभी आपके जो इंस्टिंक्ट का लेवल है, वो जहां तक आपके पहाड़े मजबूत है वहां तक हम इस ट्रिक को ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आपके इंस्टिंक्ट का लेवल बढ़ेगा, आपकी टेबल स्ट्रांग होती जाएगी, पहाड़े स्ट्रांग होते जाएंगे, इस ट्रिक का लेवल भी एक्सीड करता जाएगा, बढ़ता जाएगा अपने आप। ये आपके हाथ में है, आप कितना आगे तक ये ट्रिक यूज करना चाहते हैं, उतने ही अच्छे तक के पहाड़े आप याद कर लीजिए, उतने आगे तक के पहाड़े याद कर लीजिए। तो तीसरी क्या है, वो थोड़ा सा अभी इसको लिमिट करेगी, ठीक है ना, इस डिवीजन टेक्निक के एग्जाम्पल्स का एरिया बांधेगी। बट हमारे पक्ष में क्या चीज है कि जो एरिया ये बांधेगी, अधिकतर वही वाले एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे जब 30 से ऊपर की नीचे संख्या होगी। ये बात आप रियलाइज करेंगे जब चैप्टर कैलकुलेशन चलेगी। जब डिनोमिनेटर में 30 से बड़ी संख्याएं हमें दिखेंगी तो इस लिमिट के दौरान आने वाले एग्जाम्पल ही हाईएस्ट दिखेंगे। अब ये लिमिट क्या है वो समझना। अंश न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन ऑफ 100 टाइम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या है इसका कि डिनोमिनेटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर उससे कम कम रहना चाहिए। धीरे धीरे मैं 200 गुना 300 गुना तक भी ले जाऊंगा, ठीक है ना, वो बाद की स्थिति है, लेकिन एक बार इनिशियल लेवल पर है, सीखना इसको यहीं तक ही है। अब इसका 100 गुना यदि हम करें डिनोमिनेटर का, हर का 100 गुना का मतलब 2 जीरो लगा दें। लगाना नहीं है, इमेजिन करना है। इमेजिन कीजिए कि 2 जीरो होते तो ये संख्या क्या होती, 45 900 होती। क्या यहां 45 900 से छोटा नंबर है? तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड। अब हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। तो अभी इस ट्रिक को हम कौन से लिमिट तक सीखेंगे? 100 गुना से कम कम की लिमिट तक। कल को 100 गुना से ऊपर जाता है तो क्या करेंगे, वो बाद की स्थिति है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे टेबल मजबूत होगी तो वहां तक हम जाते जाएंगे। ये बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सबको? आ गया समझ में? अब इसमें भी 100 गुना से में भी 2 केस बनते हैं। ये प्रैक्टिकली थोड़ी देर बाद समझ आएगा, ये आप ज्यादा इसकी हेडेक मत लेना। इसमें 10 टाइप ऑफ डिनोमिनेटर भी आ गया है, ये थोड़ी देर बाद समझ आएगा, ठीक है ना। अभी चिंता नहीं करना इसकी कि ये क्या पॉइंट है क्या नहीं है, बाद में। लेकिन अभी आप किस पर फोकस करेंगे? 100 टाइम। अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि पहली कंडीशन क्या है, ये कैसा केस होना चाहिए, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? हाँ, जो डिनोमिनेटर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो हर हाल में 1 3 7 या
9 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या बनती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 100 गुना से कम कम रहना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैजिक देखना, जब ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, और इनको देखने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, परफेक्ट डिवीजन ऑप्शन बता देगा। 1 3 7 ने यहाँ पढ़ा है तो हम ट्रिक लगा देंगे। 100 गुना 2 0 लगाते ही देख लिया छोटा है नंबर, तो लगाओ ट्रिक। अब क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अब हम ट्रिक सीखने की स्थिति में आ गए, तो अब सीखिएगा सब लोग इसको। देखो यहां थोड़ा ध्यान देना। हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के 100 गुना से छोटा है, यही देखा, इसके 100 टाइम से कम है। तो इसके 100 गुना से कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली 100 से छोटा होना चाहिए। जब इसको 100 से गुणा कर रहा हूं तो ही इससे ऊपर जा रहा है, तो जो भी आंसर होगा, मतलब जो भी यहाँ आंसर आएगा, वो हर हाल में 2 ही डिजिट में आना चाहिए कि नहीं, 100 से कम कम होना चाहिए। इतना बताओ पहले कि 100 से कम होना चाहिए कि नहीं। यदि आंसर मान लो मैं 100 भी ले लूँ एक बार के लिए, तो इसका इससे गुणा करने पर तो बहुत ऊपर निकल गया, यानी जो उत्तर है वो हर हाल में 100 से कम होगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई। और 100 से छोटी संख्याएं कितने अंकों की होती है, 2 अंकों की होती है। या तो 2 अंकों की होती है या 1 अंक की होती है। अब मेरा जो उत्तर आएगा वो या तो 1 अंक में आएगा या 2 अंकों में आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा इसका 10 गुना बताओ जरा, डिनोमिनेटर का 10 गुना बताओ। अब मैं ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं आपको, ये वाला, इसका 10 गुना बताओ। उसकी तुलना में ऊपर वाली संख्या छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है। इसका मतलब आंसर 10 से तो कम नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, आंसर 10 से 100 के बीच में आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो आंसर है वो 2 डिजिट में आएगा। यदि मैं ये दोनों डिजिट सर्च कर लूं तो ये कट गया आंसर से। मैथमेटिकली सर्च करना है, जुगाड़ नहीं लगाना, पूरा एक साइंटिफिक तरीके से सर्च करना है। तो डिवीजन का प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया। मैं क्यों पूरा इधर उधर पहाड़े सोचूं, भाग दूं कि इसको 9 से काट लूं, 3 से काट लूं, ये क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं इसमें, ये नहीं करेंगे। तो क्या ये बात समझ आई कि आंसर सिंगल डिजिट में आएगा कि डबल डिजिट में आएगा। यदि इसके 10 गुना से भी कम होता तो सिंगल डिजिट, 10 गुना से ज्यादा है और 100 गुना से कम है तो डबल डिजिट। तो इतना कंफर्म हो गया कि डबल डिजिट में आएगा। तो अब क्या करना है वो ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले वाला ये वाला डिजिट सर्च करने की है क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या सोचनी है 1 से लेकर के 9 तक, कोई भी एक ऐसा डिजिट सोचना है जिसका यहां उल्टा गुणा करें तो जो परिणाम है वो इस 29 से कम कम आए। बराबर भी नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, इससे कम कम आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि 7 ले लें, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आपको कि 7 का 4 से उल्टा गुणा तब कंप्लीट होता है जब उससे अगले स्टेप का हासिल भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो अब दोबारा ध्यान से सुनना, जो भी डिजिट में चूज करूंगा उसका यहां उल्टा गुणा इससे कम कम रहना चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या 7 वो राइट डिजिट है, नहीं है। ध्यान देना, 7 का 4 से गुणा बताओ 28, 7 पंजे 35 का 5, 3 इसमें जुड़ा तो कितना बना 31। वो क्या 29 से ऊपर निकल गया, इट मीन 7 इज नॉट राइट डिजिट। 7 को छोड़ दो, तो 7 की बजाय क्या लूं मैं, 6 ले लेते हैं। और धीरे धीरे आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, इतना परफेक्ट आप इसमें हो जाएंगे कि ये काम आप सेकंड्स में करने लगेंगे तुरंत। 6 का 4 से गुणा करता हूं उल्टा गुणा, तो वो नहीं 24 नहीं, आप अब इसका मतलब आप प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। 6 का 4 से गुणा 24, 6 का 5 से 30 का 3 इसमें जोड़ो, उल्टा गुणा अब कंप्लीट हो रहा है।
ये सब साइंटिफिक है, जुगाड़ नहीं है। इसके पीछे क्या साइंस है वो पूरा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 6 का 4 से गुणा 24, 6 पंजे 30 का 3 इसमें जोड़ो 27, क्या वो 29 से कम है? यस, तो ये डिजिट तो हुआ 6। लेफ्ट डिजिट हमने ढूंढ लिया। अब राइट डिजिट, वो बाएं हाथ का खेल है, वो ये सब वो पहले से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यूनिट डिजिट से मिलेगा। बताओ 9 का किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? 4। ये कट गया 64 पे, काम खत्म। इतना सही है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? आ गया समझ में? कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये टाइमिंग ठीक रखो ना पूछने की, ध्यान रखना फ्यूचर में ना, उसी समय पूछ लेना मुझसे। अब जैसे आप तीसरा समझ नहीं आए तो आप मन ही मन उसको उसके साथ स्ट्रगल करते हुए इसको समझ रहे हो, ये नहीं करना अगली बार, ठीक है? बिल्कुल उसी समय पूछना सब मुझसे फ्री होकर के। ये जो 1.5-पौने 2 घंटे का टाइम होता है, इसमें कंटिन्यूस एक डिस्कशन चलना चाहिए आपकी तरफ से। कोई भी डाउट है तुरंत से हैंड रेज कीजिए, मुझसे पूछिए। अब देखो इसमें कंडीशन है बेसिकली ये जो नीचे वाली संख्या है 459, इसके 10 गुना या 100 गुना से कम कम होनी चाहिए ऊपर वाली संख्या, ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। 459 का 10 टाइम क्या होगा? 4590, उससे तो ऊपर है ये, तो और 100 गुना कर दो। अब बताओ इससे कम है कि ज्यादा है? कम है ना। 45,900 है, यहाँ 29,376 है, तो कम ही तो है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 459 को 10 से 100 के बीच की किसी संख्या से गुणा करने पर आएगा, और 10 से 100 के बीच की किसी संख्या से गुणा करने पर आएगा, तो इसका मतलब 2 अंकों में आएगा। और यदि वो दोनों अंक में ढूंढ निकाल लूं तो डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी आया समझ में? ठीक। तो अभी 1-2 एग्जाम्पल और समझिए इससे, फिर ये क्लियरिटी बनेगी। अब ध्यान देना सब लोग। आप पहले मुझे बताओ कि इसके 10 गुना से कम है? जवाब दो। यस सर। नींद में हो क्या? 561 का 10 गुना बोलो। 10 गुना से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। 100 गुना से कम है, तो 10 से 100 के बीच में है, इसका मतलब आंसर 2 डिजिट में। वो 2 डिजिट सर्च करते हैं। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट साइड वाला डिजिट 6 तो नहीं हो सकता, 6 पंजे 30 तो सीधे ऊपर निकल रहा है, तो कौन सा होना चाहिए? 5। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ 5 से काम चल जाना चाहिए, क्योंकि देखो 5 का 5 से गुणा 25, 5 6 30 का 3 जोड़ दिया तो 28 कम पड़ रहा है अभी, और कम पड़ रहा है। दैट्स ऑल, हमारी सर्च यहाँ खत्म हुई लेफ्ट डिजिट की। 1 का किससे गुणा करें कि 3 आए? 3। ये डिवीजन कंप्लीट। अभी आया कि नहीं समझ में? दैट्स ऑल। अब ये पूरा आप लिखो एक बार, और लिखने के बाद में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो वो मुझसे चर्चा करना। फिर मैं और एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम 7-8 एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करेंगे। और थोड़ा सा सुन लो अभी एक बार आप लोग। इस एग्जाम्पल, इस ये जो टेक्निक है ये पूरी तरह से मेरी रिसर्च टेक्निक है, मतलब बहुत सारे मैथ्स में तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है। इस पर बहुत मेहनत की है मैंने। अब ये जो टेक्निक है, इस पर आपका विश्वास जमे, इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी खूब सारे करके लाने हैं। कितने एग्जाम्पल सोचो, कितने दिए जाएं आपको? 500। और सोचो। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके आपको 10,000, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10,000, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में 10,000, हिंदी में। आप ये बताओ अच्छी टेक्निक है कि नहीं? तुरंत तुरंत सोल्व हो रहे हैं ना सवाल। अभी 10,000 एग्जाम्पल करोगे तो सोचो कैसे होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वेरी सीरियस। 10,000 एग्जाम्पल, और आप कर भी लाओगे, मैं बताऊंगा कैसे करने, आप कर भी लाओगे 10,000 एग्जाम्पल। और इन 10,000 एग्जाम्पल्स में ये अपनी जो टेक्निक है ये कल जाकर के कंप्लीट होगी एक्चुअली। आपके आंसर्स में कुछ एरर आएंगे जब आप सवाल सोल्व करेंगे ना,
सब में नहीं। ये समझ लो कि जो मैं टारगेट दूंगा उसमें से 90, 95, 99% आपके वही आंसर आएंगे जो आने चाहिए। बट किसी के 1%, किसी के 0, किसी के 2, किसी के 5% आंसर्स में गड़बड़ आएगी। और वो जो गड़बड़ आएगी वो हमेशा 10 के गैप में आएगी। जैसे कटना चाहिए 64, आप काट दोगे 54 पे या 74 पे। याद रखना मेरी बात, कितनी कितने का डिफरेंस आएगा? 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? उस 10 के डिफरेंस वाले एग्जाम्पल्स को सब लोग मार्क करके लाना। आ रहा है समझ में? उनको ऐसे नहीं कि उनको उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर कल काम करेंगे। मैं इस टेक्निक में तब तक काम करता रहूंगा जब तक 10,000 में से 10,000 एग्जाम्पल को मैं सही नहीं कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। 10,000 आउट ऑफ 10,000 एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं ना किसी टेक्निक को जज करने के लिए। और वो एग्जाम्पल भी मेरे तैयार किए हुए नहीं होंगे, आप सबके तैयार किए हुए होंगे। तो तब तो बड़ा आश्वस्त हो जाएंगे हम। ठीक है ना? फिर कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं ताकि इस टेक्निक से हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे दूसरे लोगों से। डिवीजन के केसेस जब आएंगे तो हम बहुत तेजी से काम करने लगेंगे। ये पूरा लिख लो, बाद में होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ये लिख लीजिए एक बार आप सब लोग। लिख लिया सबने? प्रैक्टिस शुरू की जाए। हाँ, पहले मुझसे डाउट पूछ लो, यहाँ तक कोई भी चीज़ आपके दिमाग में उठ रही हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। जैसे इम्परफेक्ट डिवीजन कैसे हैंडल होंगे बाद में देखेंगे, परफेक्ट में भी ये रेंज पहले क्लियर कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद की रेंज फिर डिपेंड करता है कि इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस कैसी है। चलो अब देखना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप सब लोग हल कीजिएगा। 4088 डिवाइड बाई 73 कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। कर लिया? देखो, पहले लेफ्ट डिजिट की बात करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स बाय डिफ़ॉल्ट में आपको वही दूंगा जो 10 से 100 गुना के बीच के होंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस वही चल रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट है। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो क्लियरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को 6 से गुणा करते हैं तो ऊपर जा रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं तो नीचे रह रहे हैं। और इतना नीचे रह रहा है कि थोड़ा कॉमन सेंस बन जाता है कि अगले स्टेप का हासिल इसको इतना ऊपर तो नहीं लेके जाएगा। तो वो हमारे इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। तो 5 को यदि मैं यहाँ गुणा करता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15 का एक ले भी लूँ 35 में, तो ये 36 कम कम रह रहा है। लेफ्ट डिजिट डिसाइड हो गया। राइट डिजिट 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 है 6, तो ये कट गया। कितने विद्यार्थियों ने कर लिया था सवाल? हैंड रेज करेंगे। बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो किसी विद्यार्थी के दिमाग में? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, 4 5 6 7।
कर लिया। देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से यदि करते हैं तो 9 चौक 36 कम तो है, लेकिन 9 पंजे 45 का 4 उस 36 में जुड़े तो ऊपर निकल गया। इसका मतलब 9 तो सही डिजिट नहीं है। यदि मैं 8 लेता हूँ तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 का 4 जुड़ भी गया 32 में तो 36 कम है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 8 है 4, तो दिस इज योर आंसर। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप बहुत देर तक माथा पच्ची करते रहते हैं कि 4 5 6 7 को किससे काटें। अच्छा बताओ किससे कटेगा। मान लो ये टेक्निक आपके पास नहीं है और 4 5 6 7 को आपको काटना है, तो आप किससे काटेंगे, 3 से। कैसे, 3 से तो कट ही नहीं रही है। डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया ना। देखो पहली बात तो ये ओड नंबर है, तो किसी इवन नंबर से तो कटेगा ही नहीं। तो 2 4 6 8 10 सब रेस से बाहर। अब इसके अंकों का जोड़ है 22, तो ये 3 6 9 12 किसी से ही नहीं कटेगा, ये भी रेस से बाहर। यूनिट डिजिट 0 5 नहीं है तो 0 5 15 10 इसी से भी नहीं कटेगा। अब आप हिसाब किताब लगाते रहो बैठे बैठे। 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, करते रहो कोशिश। तो ऐसी स्थितियां आपके सामने कैलकुलेशन के दौरान आया करेंगी जहां फंस जाओगे चक्रियों में कि अब किससे काटें इसको। तो डिवीजन टेक्निक हाथ में होगी। ब्रह्मास्त्र कौन सी परिस्थितियों के लिए, मुश्किल के लिए या आसान के लिए, हाँ मुश्किल कंडीशंस के लिए। इनको हम इजी करने का काम करेंगे यहां से। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। कीजिए इस एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए और हैंडरेज कीजिएगा बाद में, जैसे आप सोल्व कर लें हैंडरेज कीजिएगा। बहुत बढ़िया, कर लिया सबने, क्या आंसर आ रहे हैं। अब आप महसूस कर रहे हो ना टेबल्स वगैरह जिसकी जितनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वो उतना इफेक्टिवली काम कर लेगा इसके अंदर। तो मैथ्स में अगर कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है और कोई एक चीज आप मुझसे पूछना चाहो कि सर एक चीज ऐसी बता दो जो सारी कैलकुलेशन पर भारी पड़ेगी, सारी ट्रिक टेक्निक पर, कोई एक चीज, तो वो है 30 तक के पहाड़े। 30 तक के पहाड़े। और जो मल्टीप्लिकेशन विद डिवीजन इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस करते हो, इस एक चीज पर जबरदस्त काम कर लो, वो आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन पर काम करेगी। तो अब यहां ध्यान दो, ये वेरीफाई जरूर करना डिवीजन टेक्निक लगाने से पहले कि 10 गुना से कम है, 100 गुना से कम है ना। सीधे मत लगा देना, मैं तो एग्जांपल दे ही आपको ऐसे रहा हूं। तो दिख ही रहा है कि लेफ्ट डिजिट तो क्या बनेगा 5, 5 का 5 से गुणा 25, 5 6 30 का 3 28 बन रहा है, जो कि 29 से कम है। तो 1 का किससे गुणा करें कि 3 आए, 3, तो ये 53 पर पूरा पूरा कट गया। क्लियर। और एक, हाँ जी बोलिए। हाँ आए तो मैं क्या करूं, निपटो से अपने आप। अभी आने तो दो। एक्चुअली मैंने आपको 10,000 एग्जाम्पल दिए हैं, उन 10,000 में कुछ बार ऐसा भी होगा कि 29 है तो 29 ही आ जाएगा। अब देखिए आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं। तो मैंने क्या बोला है, टेक्निक कब जाकर कंप्लीट होगी, कल कंप्लीट होगी, ठीक है ना। कल अपन इसको फाइनलाइज कर लेंगे। और 10,000 में से जो अपवाद आएंगे इस टेक्निक के, जब मैं सारे रूल बता दूंगा, पहले बताओ कितने का गैप आएगा गलत आंसर्स में, 10 का। उस 10 के गैप आने का क्या कारण है वो हम समझेंगे, और उसको कैसे कवर करना है वो भी कल क्लियर करूंगा। जब वो 10 का गैप भी खत्म हो जाएगा, तो इन 10,000 एग्जाम्पल में मेरे शब्द ध्यान रखना, अपवाद इस टेक्निक के अगर आएंगे कि इस टेक्निक को लगाने के बाद भी, सारे नियम तरीके सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी अपवाद यदि आएगा, तो 10,000 एग्जाम्पल में से अधिकतम हाईएस्ट से हाईएस्ट 5 या 6 एग्जाम्पल में आएगा। 10,000 में से कितने, 5 या 6। अब अपवाद आए क्यों, सवाल ये पैदा होता है। मान लो हमारी किस्मत खराब हुई और अपवाद वाले एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया, तो हमारे तो नंबर गए। लेकिन उन अपवाद को भी आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको समझाऊंगा। ये वो परिस्थिति होती है जब अपवाद क्रिएट होता है, एकमात्र एक ही परिस्थिति होगी।
तो जब आपको ये पता होगा कि ये आपवादिक स्थिति है, मतलब आपको पता होगा, एग्जाम्पल की शक्ल देखते ही पता होगा कि यहाँ अपवाद आ सकता है, तो उस अपवाद को हैंडल कैसे करना है वो भी टेक्निक देख लेंगे। तो फिर 10,000 में से 10,000 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ये तो मैं 5-6 बोल रहा हूँ, हो सकता है 5-6 भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये तो मैं रिलैक्स्ड मोड में बोल रहा हूँ कि 5-6 बस, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अब आप और एग्जाम्पल कीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कर लिया? ये बिल्कुल बाउंड्री पे आ गया ना। कैसे? 8 अगर मैं चुनता हूं तो 8 चौक 32, 8 या 24 का 2 34, ये बाउंड्री। 35 34 बिल्कुल नजदीक आ गए। 3 को किससे गुणा करें कि 9 आए? कितने विद्यार्थियों का आंसर 83 है? हैंड रेज करेंगे। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही सोल्व कर लें हैंड रेज कीजिएगा। कर लिया? कितने विद्यार्थी कर चुके हैं? हैंड रेज करो। बहुत बढ़िया। देखो 9 को किससे गुणा करें? 9 से तो कर नहीं सकते, 8 से ही करें। दिख ही रहा है कि 8 से इतना कम आ रहा है 78 की तुलना में कि हासिल भी आके बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। और 3 को किससे गुणा करें कि 2 आ जाए? 4 से। 3 को 4 से गुणा करने पर, है ना, तो ये 84 पर कैंसिल आउट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल कीजिए। ये आप करेंगे तब तक मैं और एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखूंगा, उनको भी हल कीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इन दोनों एग्जाम्पल्स को कीजिए। कर लिया सबने? बताओ ये कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है? 52। ये वाला 42। ठीक। देखो 5 को दिख ही रहा है, 6 से तो ऊपर जा रहा है तो 5 लें। 25 हासिल आएगा, 2 जुड़ के कम ही रह रहा है ना। और 3 को किससे गुणा करें? 2 से। ये कैंसिल आउट हुआ। 8 को गुणा करते हैं 5 से ऊपर, 8 चौक 32, 4 का 8 से गुणा 32, और यहाँ 36, 4 गुणा 9 36, 3 इसमें जोड़ें तो कम रह रहा है ना। और 7 को किससे गुणा करें कि 4 है? 2 से। क्लियर? तो ये टेक्निक हुई। अब 2 बहुत स्पेशल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल, ध्यान से कीजिएगा। इसको हल कीजिए। कर लिया? कितने विद्यार्थी कर चुके हैं? इस बार कम हैंड रेज हुए हैं। अब ध्यान दो, जितने छोटे उतने खोटे।
है ना। आपने यहाँ एक, ये एक से परेशानी बड़ी हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको कैसे सोल्व करें। तो अब ध्यान देंगे, जब कभी भी ये टेक्निक आप अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड से एक और दो का अंक लेना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी टेक्निक है, मैंने इस पर मेहनत की है, काम किया है। आप एक और दो का अंक नहीं लेंगे। एक और दो का नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ तीन है, तीन है तो आप करो आराम से, आपका 100% सही आंसर आएगा। लेकिन एक आया तो क्या करोगे? उसको आगे बढ़ा दो 15 पर, वही काम 15 को एक अंक की तरह लो और फिर वही काम करो जो हम कर रहे हैं, 15 के साथ करो। ऐसा कौन सा अंक है जो 15 से गुणा करें कि 98 से कम कम रहे? 6 है, तो 7 तो ऊपर जा रहा है, 15 6 90, 6 7 42 का 4 जोड़ भी दे तो 90 और 4 94 कम है। तो लेफ्ट डिजिट आया 6 और 7 का किससे गुणा करें कि 1 आएगा। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे, 1 या 2 को छोड़ करके ये करेंगे, तो बहुत सहजता के साथ और एक्यूरेसी से आपका आंसर आएगा। क्या 30 तक के पहाड़े रटे हुए हमने, है ना? तो 30 तक के पहाड़ों का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? जितने आपके बेसिक टेबल आप मजबूत कर लोगे, उतना ही ये जितनी भी कैलकुलेशन आप सीख रहे हैं उसमें मेरे पढ़ाए बिना ग्रोथ करते जाओगे अपने आप ही। आप बस टेबल मजबूत करो अपनी। क्या सबको क्लियर हुआ ये? ठीक, एक और एग्जांपल देखेंगे। आप खुद हल कीजिए इसको एक बार। इससे इजी और हो जाएगा, पूरा उल्टा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। कर लिया आप सब लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है? 57। देखो, दो बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आप क्या करोगे? 24। 24 की टेबल में चेक करोगे, 24 छिक 144 ऊपर जा रहे हैं ना, तो 24 पंजे 120, और इतना नीचे है कि हासिल लेने का फायदा ही नहीं है। ये कॉमन सेंस बन जाएगा हमारा। 24 पंजे 120, 5 नम 45 का 5 इधर 4 हासिल, तो वो इतना कम जा रहा है ये कि हम चेक भी क्यों करें इसको, है ना। प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं है आपको। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आए? 7, तो ये 57 पर कैंसिल आउट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रिक या टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो 10,000 एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको तैयार कैसे करने हैं, सबसे बड़ी मुसीबत यही है। क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख लोगे, 5 4 6 7 8 को भाग देना है 7 8 9 से, तो पहली बात तो भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं यही नहीं पता। आप भाग दो नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो जब जा ही नहीं रहा तो ट्रिक कैसे लगा रहे हो? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कैसे तैयार करने वो सब समझिएगा। ये एग्जाम्पल्स कल जब आप एंटर होंगे क्लास में तो अपनी नोटबुक में चेक करवाएंगे। बड़ा सा रजिस्टर खरीद लेना, 10,000 एग्जाम्पल के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी। कल एंटर होते टाइम एग्जाम्पल्स चेक करने इनके, ठीक है, रहेंगे इनके पास ही, लेने नहीं है, चेक करने। लेकिन आप रजिस्टर ओपन करेंगे और एंटर होते समय दिखाएंगे। अब पूरा प्रोसेस ध्यान से समझ लो कि एग्जाम्पल्स कैसे क्रिएट करने हैं। आप एग्जाम्पल मनगढ़ंत तैयार नहीं करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, एग्जाम्पल तैयार करने के लिए आप कैलकुलेटर का ही सहारा लेंगे स्ट्रिक्टली। आप सबके मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर खरीदने जाना मत। आपका मोबाइल फ़ोन वाले कैलकुलेटर से वो सही करता है कैलकुलेशन, उससे काम चल जाएगा। तो अब ध्यान देंगे सब लोग। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका यूनिट डिजिट 1 3 7 या 9 हो। कोई भी ऐसा नंबर आपको ले लेना है, जितना मर्जी बड़ा आप लेना चाहें आप ले सकते हैं।
अब 2 डिजिट का लीजिए, 3 डिजिट का लीजिए, 1 डिजिट का लेना मत, क्योंकि वो 10 से छोटी संख्या हो जाएगी, उसका भाग देना अलाउड नहीं है। तो 2 डिजिट लीजिए, 3 डिजिट की संख्या लीजिए, 5 की लीजिए, 10 की लीजिए, 50 की लीजिए। लेकिन मुझे बताओ कि क्या एग्जाम में इतनी बड़ी संख्याएं आती है क्या प्रैक्टिकली? नहीं आती है। तो जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखना है। मैक्सिमम ये समझ लो कि 4 डिजिट, या ज़्यादा किसी का मन करे तो 5 डिजिट तक ले जाना। 5 डिजिट से ऊपर डिनोमिनेटर को टेक्निक सब जगह लगेगी। आप 1000 अंकों का डिनोमिनेटर लोगे तब भी लगेगी, 100% एक्यूरेसी से लगेगी। मेरी रिसर्च बड़ी लंबी है इस पे, तो सब पर लगेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। तो जो ये डिजिट, ये संख्या लिखोगे, ये 2 अंकों की लिखो, 3 अंकों की लिखो, ये आपकी चॉइस है। ये कितने भी अंकों की लिख लेना। जैसे आपने मान लीजिए ऐसा लिख लिया 57, इकाई का अंक क्या है इसका? 7। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 739, इकाई का अंक क्या है? 9 है। मान लीजिए आपने लिख लिया 1563, क्या है यूनिट डिजिट? 3। तो आपको स्ट्रिक्टली एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका यूनिट डिजिट 137, इस संख्या की ये विशेषता होनी चाहिए। यहां क्या लिखना है? यहां आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है, 2 डिजिट नंबर, स्ट्रिक्टली 2 डिजिट नंबर लिखना है। अब वो 2 डिजिट कोई से भी हो सकते हैं, आप 43 ले लीजिए, 87 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, एनी। इसमें यूनिट डिजिट का कोई चक्कर नहीं है। जैसे आपने 64 ले लिया, 73 ले लिया, 87 ले लिया, जो आपकी इच्छा करे, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। क्या सबको बात समझ आ रही है? अब इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 57 इंटू 64, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहां लिख लेंगे 3648, है ना। ये सारा काम आप कैलकुलेटर में करेंगे, ये मैं पेज समझा रहा हूं यहाँ पे, कैलकुलेटर में करेंगे। अब आपको इसको एग्जाम्पल को अपने शीट में कैसे लिखना है? आपको शीट में ऐसे लिखना है कि 3648 में यदि आप इस नंबर का भाग देवें तो आंसर क्या आना चाहिए? 64। तो बकायदा आप आंसर भी लिख लेना आगे, 3648 डिवाइड बाय 57 बराबर क्या आना चाहिए? 64। ये किसने बताया? कैलकुलेटर ने बताया। आ रही है बात समझ में? तो कैलकुलेटर ने जो कैलकुलेशन करके दी है वो हम यहां लिख लेंगे। ये बात समझ आ गई? ये नंबर ऊपर रहेगा, ये रिजल्ट है बेसिकली। ये जो रिजल्टेंट नंबर है ये ऊपर रहेगा, और ये जो यूनिट डिजिट 1379 वाला है नीचे रहेगा, क्योंकि इसी के लिए ट्रिक सीख रहे हैं हम। और ये हमारा आंसर आना चाहिए ट्रिक लगाने के बाद। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 739 इंटू 73, क्या बना? 53947। आप एग्जाम्पल कैसे तैयार करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं? 53,947 के बटे में क्या लिखोगे आप? 739, और बराबर में क्या लिख दोगे? 73 यहां। तो आपके एग्जाम्पल ये तैयार हो रहे हैं, ये वाले। पहले ऐसे एग्जाम्पल तैयार करने हैं, कितने? 10,000। आ रहा है समझ में? फिर ये ले लो 1563 गुणा 87, 1563 गुणा 87 क्या बना? 135981 डिवाइड बाय, बताओ क्या लिखें? 1563, और परिणाम क्या निकलना चाहिए? 87। इज इट क्लियर? ये एग्जांपल्स आपको तैयार करने हैं, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो है कैलकुलेटर का आंसर। अब आपका जो आंसर है वो यहां लिखेंगे आप, थोड़ी जगह छोड़ के रखना। अब आपका आंसर भी मान लो 64 ही आया, यू आर करेक्ट। 73 आया, यू आर करेक्ट। बट मान लो इसमें 10 का गैप आ गया, तो ये एग्जाम्पल आपको बकायदा स्टार मार्क करके अलग रखना है, और कल मुझसे पूछना है कि सर यहाँ गड़बड़ आ रही है। मैं खुद पूछूंगा आपसे कि बताओ कौन कौन से में आपके गड़बड़ आ रही है, फिर मैं बताऊंगा कि ये कारण है ना। अभी एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कब कब ऐसा होगा बेसिकली मैं अभी बताता हूँ, जब ये गुणा बराबर आ जाया करेगा तब ऐसा होगा। वो कल डिटेल में चर्चा करेंगे आप।
आपका काम इतना है कि आप ये एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और इन एग्जाम्पल्स को मार्क करेंगे जिनमें गैप आ रहा है, जिनमें आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थियों के 100% एग्जाम्पल सही हो, किसी में गलती आई नहीं, बट मैं चाहूँगा कि ये गलतियाँ मिले ताकि हम इस टेक्निक को बहुत परफेक्टली सीखें। करना क्या है आपको, लगभग लगभग मान लीजिए यहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 100 एग्जाम्पल करने हैं। 100 गुणा 100 कितना होता है जरा मुझे बताओ, इतनी कैलकुलेशन तो सीख ली। तो आप क्या सोचे कि मैं प्रत्येक विद्यार्थी को 10,000 बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं मुंह इतने उतरे हुए क्यों हैं सबके इतने उदास उदास से क्यों हैं कि दिवाली की छुट्टियों का सारा बदला एक साथ ही लोग है क्या हैं? सब कुछ एक साथ ही। तो आपको 100 एग्जाम्पल करने हैं। एक विद्यार्थी ने 100 लिए, 100 विद्यार्थियों ने ऐसा किया तो 10,000 हमारे पास डेटा इकट्ठे हो गए। और एग्जाम्पल 100 से ऊपर लो, 120 लो, 150 लो, आप रियल में 10,000 कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ज़्यादा कितने भी कर लो, कम नहीं होने चाहिए। क्या सबको बात समझ आ गई? तो इसके साथ ही हम मतलब ये फिर जो ये एरर आएंगे इसके अंदर, अच्छा एरर में 2-3 चीज़ें और मैं बता दूं। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप इकट्ठे करके लाना है ना। आपको किस किस तरह के एग्जाम्पल मार्क करने हैं। एक तो जिनमें, ये मैं हटा रहा हूं मैं कैलकुलेटर, एक तो ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें 10 का गैप आ रहा है, जरूर लेके आना है। एक ऐसे एग्जाम्पल जिनमें न्यूमरेटर में जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है। मान हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल आप लेवें, जैसे आपने मान लीजिए 64 की जगह 60 से गुणा कर दिया तो ऊपर 0 आएगा कि नहीं, है ना। तो न्यूमरेटर में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ऐसे एग्जाम्पल भी इकट्ठे करना। ऐसे एग्जाम्पल मेरे लिए विशेष स्थान रखेंगे जिनमें आप जब उल्टा गुणा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने गुणा किया और वो रिजल्ट अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे कि पूरा पूरा 53 ही आ जाए तो क्या करें। तो उल्टा गुणा जब हम करते हैं, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो न्यूमरेटर के बराबर ही पहुंच जाए। मैंने क्या बोला, कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कम होने की बजाय कितना आ जाए, इक्वली आ जाए। तो ये स्पेशल केसेस होंगे, इनको सब आप यहाँ मार्क करके रखना, ताकि जब मैं कल आपसे पूछूं तो आप तुरंत से मुझे बता दो, हाँ सर 2 एग्जाम्पल मेरे पास है, 5 मेरे पास है। तो हम इस टेक्निक को वहां से आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। क्या सबको क्लियर हुआ? तो ये पूरा आप लोग लिख लेंगे और जल्दी ही 1-2 दिन में, 3 दिन में, इस नेक्स्ट वीक में ही बैंकर्स के लिए, जो बैंकिंग विद्यार्थी है उनके लिए रीजनिंग भी शुरू की जाएगी। वो रीजनिंग की क्लास इस क्लास के ठीक बाद में होगी। 3:15 से लेकर के लगभग 5 बजे या 4:45, 5 के बीच तक ये क्लास चलेगी। और फिर लगभग 6:15 बजे तक बैंकर्स के लिए रीजनिंग चलेगी। एसएससी रीजनिंग में अभी नहीं ले रहा हूँ, है ना, ये भी केवल कंप्लीट बैंकर्स और एसएससी वालों के लिए अर्थमेटिक का बैच है। एडवांस जब भी शुरू होगी, जब आपको लगे तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम रीजनिंग पे काम करेंगे, केवल और केवल बैंकर्स। सबको क्लियर हुआ? तो उसके लिए आपको कुछ टास्क मैं दूंगा, वो कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे, वो सब लोग तैयार करके लाना। नेक्स्ट वीक में कभी भी ये क्लास आपकी शुरू हो सकती है। क्या ये सबको क्लियर हुआ, होमवर्क कैसे करना है? ठीक, अभी आपकी क्लास ओवर है। एक पेपर यहाँ कंडक्ट होगा अभी आपका, जो कैलकुलेशन वाला है, वो आप करेंगे। और दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो कैलकुलेशन पर गुणा भाग पे प्रैक्टिस करने के लिए, वो या तो एमजीआई के विद्यार्थियों से अरेंज कीजिए आप लोग,